In the name of Allah Almighty, the most merciful, the most gracious, this is simplified law Jabbar and here I am Abdul Jabbar. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें आज हमने सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 4 तक डिस्कस करना है। और इसको डिस्कस करने से पहले हम इसके कुछ पार्ट्स और चैप्टर्स, सेक्शंस और इसमें मौजूद जो स्केजुअल्स हैं उनको देख लें कि कितने कितने हैं, क्योंकि ये हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तो सीआरपीसी के टोटल 9 पार्ट्स हैं, 46 चैप्टर्स हैं और 565 इसके सेक्शन है, 5 स्केजुअल, 4 अपेंडेक्स और 53 फॉर्म्स हैं। ये डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं इसमें आपका वारंट आ जाता है, समन आ जाता है और बाकी जो इस तरह के स्पेसिमेंट्स होते हैं वो इसी में इन्हीं फॉर्म्स की सूरत में यहाँ पर आपकी सीआरपीसी में मौजूद हैं, जो कि कोर्ट की सारी कार्रवाई के लिए नोटिस वगैरह के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या जिस तरह भी इस्तेमाल होते हैं वो सारे फॉर्म हमसे यहाँ पर बयान किए गए हैं और कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हमारे पास है सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 में मेनली सीआरपीसी का टाइटल बयान किया गया, शॉर्ट टाइटल। तो सीआरपीसी का शॉर्ट टाइटल है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और सीआरपीसी 1 जुलाई 1898 को इन्फोर्स होती है। अब हमारे पास सेक्शन नंबर 2 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी एक्सटेंशन, इसकी जुरिस्डिक्शन, तो ये पूरे पाकिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, जहां पर कोई स्पेशल लॉ प्रिवेल कर रहा है और उसमें उसका प्रोसीजर भी बयान कर दिया गया है, तो सीआरपीसी वहां पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी, या फिर उसमें कुछ मखसूस तरमीम करके सब्जेक्ट टू द मुट्टेटीज मंडेटीज इसको वहां पर अप्लाई किया जा सकता है। या फिर जहां पर कोई लोकल लॉ प्रिवेल कर रहा है, कोई स्पेशल आर्डर के तहत कोई स्पेशल पावर्स इसकी वहां पर प्रिवेल कर रही हैं, तो ऐसी सूरतों में अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं तो वहां पर सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो भी कोड वहां पर बयान किया गया है, जो भी लॉ वहां पर बयान किया गया है और उसका अगर कोई अपना अलग से प्रोसीजर वहां पर दिया गया है तो उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाएगा, सीआरपीसी को वहां पर अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। और सेक्शन नंबर 4 है हमारे पास डेफिनेशन। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है एडवोकेट जनरल की। एडवोकेट जनरल मीन्स द गवर्नमेंट एडवोकेट। जहां पर ये गवर्नमेंट एडवोकेट मौजूद नहीं, वहां पर वो एडवोकेट, वो पर्सन मुराद है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपनी कंसल्टेशन के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक उस शख्स को फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वहां पर अपॉइंट किया हुआ है और जिसको एडवोकेट जनरल की उन्होंने अथॉरिटीज दी हुई हैं, वो एडवोकेट जनरल कहलाएगा। और इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है बेलेबल ऑफेंसेस और बेलेबल केसेस की। अब देखें, इसमें एक बड़ी कंफ्यूजन होती है नए स्टूडेंट्स को ये चीजें समझने के लिए। वो कहते हैं कि जिस वक्त ऑफेंसेस को क्लासिफाई किया जा रहा है, इनको कैटेगराइज किया जा रहा है, तो कितनी कैटेगरीज इनकी बन रही है, कितनी क्लासिफिकेशंस और टाइप्स इनकी बन रही हैं, तो बड़े परेशान से होते हैं। अब वो कहते हैं कि कभी तो ये बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस बन रहे हैं, कभी ये कग्निजेबल और नॉन कग्निजेबल बन रहे हैं, कभी ये कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल बन रहे हैं। तो सर इस चीज की हमें समझ नहीं आती कि ये कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल क्या है। एक ही जुर्म कभी कंपाउंडेबल होता है और साथ में वो नॉन बेलेबल होता है, कभी वो कग्निजेबल होता है और साथ में वो नॉन बेलेबल होता है या नॉन कंपाउंडेबल होता है। तो ये क्या चीज है, इसको कैसे समझें। अच्छा, वैसे यहां पर जो उन्होंने बयान किया हुआ ना कि सेक्शन स्केड्यूल 2 में जो ऑफेंसेस बेलेबल डिक्लेयर किए गए वो बेलेबल हैं और जो स्केड्यूल 2 ऑफ सीआरपीसी में नॉन बेलेबल शो किए गए हैं वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। लेकिन अब देखें, अब इनकी जो कैटेगरीज है ना, ये इनको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये बेलेबल किस वक्त होती हैं, इनके स्टेजेस होती हैं। जो एक क्रिमिनल ट्रायल है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम कह रहे हैं, जो मुकम्मल प्रोसीडिंग है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं, हर स्टेज पर इसको एक अलग पैमाने से मापा जाता है और एक अलग स्टैंडर्ड पे, एक अलग म्यार पे इसको एक क्लासिफिकेशन में शामिल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त आप एक कंप्लेंट लेके जाते हैं किसी पुलिस ऑफिसर के पास कि जनाब इस पे आप FIR चार्ज करें, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। वो आपसे पूछेगा भाई ये जो आप ऑफेंस की एप्लीकेशन लेके आए हो ये कग्निजेबल है या नॉन नहीं है, कग्निजेबल है या नॉन कग्निजेबल है। अगर तो वो ऑफेंस कग्निजेबल है तो पुलिस ऑफिसर उसकी FIR अंडर सेक्शन 154 चार्ज करने का पाबंद है, वो उसको रजिस्टर करेगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। अब कग्निजेबल ऑफेंस से मुराद है
काबिले दस्त दरअंदाजी पुलिस, ऐसा ऑफेंस या ऐसा केस जिसकी सूरत में पुलिस मजिस्ट्रेट के वारंट के बगैर, किसी कोर्ट के वारंट के बगैर किसी शख्स पर हाथ डाल सकती है, किसी शख्स को अरेस्ट कर सकती है या उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, वो ऑफेंस आपका कग्निजेबल ऑफेंस होता है। यानी कि पुलिस की दस्तअंदाजी में है, पुलिस उसको बगैर अदालत के हुक्म के बगैर उस ऑफेंस की एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, किसी बंदे को उसमें अरेस्ट भी कर सकती है। अब यहां पर उस वक्त वो देखा जाएगा कि कग्निजेबल है या नॉन कग्निजेबल। वो ऑफेंसेस जो कि पुलिस बगैर मजिस्ट्रेट की इजाजत के, बगैर अदालत के वारंट के उस पर एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकती है और किसी शख्स को उसमें अरेस्ट कर सकती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, वो कग्निजेबल ऑफेंसेस है। इसके अलावा जितने ऑफेंसेस है वो सारे नॉन कग्निजेबल हैं। अब आपकी एफआईआर होगी रजिस्टर्ड, या आगे आपने कंप्लेंट में जाके वहां से आपने इस्तगासा फाइल करके या 22B में जाके, चाहे वो कग्निजेबल था या नॉन कग्निजेबल था, आपने अपनी एफआईआर रजिस्टर्ड करवा ली। इसके बाद अब बारी आती है बेल स्टेज की। बेल स्टेज में ये देखा जाता है जिस वक्त एक क्लाइंट अपने वकील के पास आता है, तो उस वक्त वकील ने ये नहीं देखना होता आया कि ये ऑफेंस कग्निजेबल है या नॉन कग्निजेबल है, उसने ये देखना होता है कि ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अब स्केड्यूल 2 ऑफ सीआरपीसी में वो बताया गया कि कौन कौन से ऑफेंसेस आपके बेलेबल हैं और कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं। लेकिन इसमें आसानी पैदा करने के लिए मैं आपको थोड़ा असिस्ट करता जाऊं कि ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 3 साल तक है वो ऑलमोस्ट बेलेबल हैं, और जिनकी 3 साल से ज़्यादा सज़ाएं वो नॉन बेलेबल हैं। लेकिन ये होता है कि 3 साल से लेकर 10 साल तक के जो ऑफेंसेस हैं उनकी भी अक्सर बेल हो जाती है, आसानी से हो जाती है, और उसके ऊपर वाले जो हैं उनकी बेल नहीं होती। हो तो जाती है उनकी भी बेल इन सम सर्कमस्टांसेस, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस बयान की गई हैं बेल के चैप्टर में जाकर, और वो कंडीशंस हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं वो सारी कंडीशंस। अब देखें, 3 से लेकर 10 साल तक जिन ऑफेंसेस की सजा है वो हैं तो नॉन बेलेबल, लेकिन सीआरपीसी की इम्तनाई शिक में नहीं आते। लेकिन 10 साल से ज्यादा या 10 साल जिन ऑफेंसेस की सजा है वहां पर अदालत को मना कर दिया गया है कि आपने इस शख्स को इस जुर्म में जमानत नहीं देनी। लेकिन फिर भी इन सम सर्कमस्टांसेस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ केसेस में हो जाती है, वो बेल के टॉपिक में हम इन डिटेल बयान करेंगे। तो ये होती है जी बेलेबल और नॉन बेलेबल, कि जो बेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड स्केड्यूल ऑफ द सीआरपीसी वो बेलेबल कहलाएंगे, और जो वहां पर नॉन बेलेबल शो किए गए उनको हम नॉन बेलेबल कहेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। अब कंपाउंडेबल क्या होता है कि जिस वक्त आपका ट्रायल स्टार्ट हो गया या एफआईआर होगी, एफआईआर होने के बाद कोई बेल स्टेज पे फ्री कैन चाहते हैं जी कि अब हम आपस में सुलह कर लें, उस वक्त देखना ये होता है आया कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये जो ऑफेंस है, ये जो केस है, बेलेबल है भी कि नहीं है, सॉरी कंपाउंडेबल है भी कि नहीं है। अगर तो वो कंपाउंडेबल है तो उसमें पार्टीज आपस में सुलह कर सकती हैं, वो कंपाउंडेबल है तो उसमें कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन अगर वो नॉन कंपाउंडेबल है, पार्टीज उसमें सुलह नहीं कर सकती, सेकंड स्केड्यूल में उसको नॉन कंपाउंडेबल डिक्लेयर किया गया है, तो पार्टीज उसमें सुलह नहीं कर सकती, पार्टीज की वहां पर डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाती है। अब देखना ये कौन कौन से ऑफेंसेस हैं। सेकंड स्केड्यूल ने तो हमें कह दिया कि ये जो ऑफेंसेस हैं 100 एंड 100 बयान किए गए, ये कंपाउंडेबल हैं और ये नॉन कंपाउंडेबल हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कग्निजेबल और नॉन कग्निजेबल, बेलेबल और नॉन बेलेबल को बताया है कि ये जो फलां ऑफेंसेस हैं ये बेलेबल हो सकते हैं और ये नॉन बेलेबल हो सकते हैं। इसी तरह से आपने देखना कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि कंपाउंडेबल हैं और कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि नॉन कंपाउंडेबल हैं। अब हमें इस चीज का कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल हैं? तो यहां पर एक जनरल सा असूल मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन टू सम एक्सटेंट मोस्टली केसेस में ये आपका रूल अप्लाई होता है कि ऐसे केसेस जो कि प्राइवेट नेचर के हैं वो कंपाउंडेबल होते हैं, और ऐसे केसेस जो कि पब्लिक नेचर के हैं
वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। यहां पर सजा को नहीं देखा जाना कि जिस ऑफेंस की सजा ज्यादा है वो नॉन कंपाउंडेबल है, जिस ऑफेंस की सजा कम है वो कंपाउंडेबल। अब आप देख लें अफरे, एक छोटा सा ऑफेंस है और उसकी थोड़ी सी सजा है, लेकिन वो नॉन कंपाउंडेबल है। उसमें दो लोग सिर्फ आपस में लड़ ही तो रहे हैं, कोई बड़ा नुकसान भी नहीं किया, लेकिन ये कि उससे पब्लिक डिग्निटी को नुकसान पहुंचता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को नुकसान पहुंचता है और पब्लिक नर्सेंस उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, पब्लिक एट लार्ज को उसकी वजह से डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो ऑफेंसेस नॉन कंपाउंडेबल डिक्लेयर किए गए। और 324 आप देख लें अरादा कत्ल, या आपका 302 देख लें जिसमें मर्डर है, वो सारे के सारे उनकी कितनी ज्यादा सजा है, उसके बावजूद भी वो कंपाउंडेबल है क्योंकि वो एक प्राइवेट नेचर के हैं। एक्सेप्ट द सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, आपका सेक्शन नंबर 302 जो है पाकिस्तान पिनल कोड कत्ल जो है वो भी कंपाउंडेबल है। तो इस तरह से आपने देखना है कि कौन से ऑफेंसेस आपके कंपाउंडेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस नॉट कंपाउंडेबल हैं या नॉन कंपाउंडेबल हैं। तो ये एक आपका जनरल सा पैमाना है, जनरल सा रूल है जिसकी बेस पे आप अपने ऑफेंसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं, आप इनका अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से हमारे जो ऑफेंसेस है वो बेलेबल ऑफेंसेस में फॉल करते हैं और कौन से नॉन बेलेबल में फॉल करते हैं, कौन से हमारे कग्निजेबल ऑफेंसेस और कौन से नॉन कग्निजेबल केसेस है। अब कग्निजेबल और नॉन कग्निजेबल को मैंने आपको नहीं बताया इस तरह का जनरल रूल। उसमें ये होता है कि जो जरा सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं ना वो आपके होते हैं कग्निजेबल होते हैं, और जो इतने ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते, जिनमें कोई इमीडिएट हार्म या इंस्टेंट फेयर किसी को नहीं होता, इंस्टेंट डेंजर किसी को नहीं होता, वो नॉन कग्निजेबल मोस्टली होते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, एक सीक्वेंस के साथ इसको लेके चलते हैं। ये हमने कर लिया। अब हमारे पास सेक्शन नंबर 4 की क्लास सी है जिसमें वो बयान करता है कि चार्ज से मुराद है कि एनी हेड ऑफ द चार्ज, जहां पर एक से ज्यादा हेड्स हों किसी भी चार्ज के, तो जितने भी हेड्स उस चार्ज में वहां पर बयान किए गए उससे मुराद के उस चार्ज के तमाम हेड्स वो चार्ज कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कंप्लेंट क्या चीज होती है? कोई भी ऐसी एलिगेशंस जो इन रिटन या ओरल फॉर्म में किसी मजिस्ट्रेट के सामने एट्रीब्यूट की जाती हैं, मजिस्ट्रेट के सामने किसी पर अलेज की जाती हैं, चाहे वो किसी नॉन पर्सन के खिलाफ हैं या किसी अननॉन पर्सन के खिलाफ हैं, चाहे वो किसी नामजद मुल्जिम के खिलाफ हैं या नामालूम मुल्जिम के खिलाफ, अगर आप किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई ओरल या रिटन एलिगेशंस लगाते हैं किसी बंदे पर, तो वो आपकी कंप्लेंट, लेकिन जो आपकी पुलिस रिपोर्ट है वो कंप्लेंट के जिम्मे में ना आएगी। हाई कोर्ट से मुराद है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस, कि किसी सूबे में जो सबसे बड़ी अदालत आलिया होती है, सबसे बड़ी जो अदालत होती है उसको हम कहते हैं कि हाई कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस। और इसके अलावा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो सबसे बड़ी अदालत है उसको भी, एक्सेप्ट द फेडरल शरीयत कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा, जो क्रिमिनल अपील और क्रिमिनल रिव्यू और रिवीजन की जो होती है, सबसे हाईएस्ट आपका फोरम होता है, आपकी कोर्ट होती है, वो हाई कोर्ट कहलाता है। के में हमारे पास है इंक्वायरी, कि कोई भी मजिस्ट्रेट ट्रायल के अलावा जो भी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करता है फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस, या जिस तरह से भी ये वो कुछ किसी चीज की तहकीक करने के लिए, लेकिन ट्रायल के अलावा वो जो कंडक्ट करता है उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। और इन्वेस्टिगेशन है इसके बाद हमारे पास कि कोई पुलिस ऑफिसर एविडेंस कलेक्ट करने की खातर किसी भी ट्रायल में, क्रिमिनल ट्रायल की सूरत में अगर कोई बंदा कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स करता है, जितनी भी वो प्रोसीडिंग्स कर रहा है वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस की सूरत में आएंगी, सारी की सारी वो इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। जितनी भी प्रोसीडिंग एक पुलिस ऑफिसर है किसी मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और उसके एविडेंस कलेक्ट करने के लिए इनिशिएट करता है, उनको हम कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स से मुराद है कि कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स जो कि ऑन ओथ दौरान ट्रायल ली जा सकती हैं, और वो सारी की सारी आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं जो कि ऑन ओथ, जिनमें किसी शख्स की स्टेटमेंट ली जा सकती है। मजिस्ट्रेट से मुराद जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि अंडर सेक्शन 13 और 14 ऑफ द CRPC जिनको अपॉइंट किया जाता है, वो भी मजिस्ट्रेट और
जुडिशल मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। ऑफेंस से मुराद ऐसा कोई भी एक्ट या ओमिशन है जो कि किसी भी कानून के तहत एक जुर्म डिफाइन किया गया, एक ऑफेंस डिफाइन किया गया। इवन के कैटल ट्रेसपास एक्ट 1971 है, उसका सेक्शन नंबर है 20 के तहत अगर कोई कंप्लेंट फाइल की जाती है और उस पर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं तो वो भी ऑफेंस के जिम्मे में आता है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन से मुराद है कि जिस वक्त कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मौजूद नहीं मौके पर, तो उसके बाद उस पुलिस स्टेशन में चाहे वो किसी भी वजह से मौजूद नहीं है, वो बीमार है या किसी भी वजह से अपनी ड्यूटीज सर अंजाम नहीं दे सकता या वहां पर मौजूद नहीं, ट्रांसफर हो गया, तो उसके बाद कांस्टेबल के रैंक से ऊपर का कोई भी हाईएस्ट रैंक का बंदा जो वहां पर मौजूद है उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कंसीडर किया जाएगा। और प्लीडर से मुराद मुख्तार है, आपका वकील है, आपका एडवोकेट है, आपका अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट है, जो कि किसी भी प्रोसीडिंग्स में क्रिमिनल या सिविल जो कि किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में किसी पार्टी की तरफ से पेश होके वो प्लीड कर रहा होता है, वो आपको प्लीडर कहलाता है। और पुलिस स्टेशन से मुराद कोई भी ऐसी जगह है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई कर देती है कि ये एक पुलिस स्टेशन है, या फिर उसके अलावा कि ऐसा लोकल एरिया जो कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गेजेट के नोटिफिकेशन में जारी कर देती है, तो वो आपका पुलिस स्टेशन कहलाए।